तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कम आते हैं और अगर आप लाइक ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चल सके आपको जानकारी पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस कहानी को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे किसी भी कहानी में आज तक नहीं कहा इस वीडियो को पूरा देखें। आज की इस घटना में, आज की इस कहानी में मैं आपसे कहता हूँ इसे अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेहद अजीब ये कहानी है। आज हम आपको एक महिला की ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तो की थी कुछ अच्छा करने के लिए, मगर उसके साथ जो हुआ, जो उसके साथ लोगों ने किया, ये कोई भी नहीं देख पाया। और जहां उसकी ज़िंदगी शुरू होनी थी वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अब इसको हम उस महिला की गलती समझें या कुदरत का कोई खेल, ये तो आपको इस आगे घटना में पता चलेगा। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं हमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई उतार चढ़ाव जैसी स्थिति ना आई हो, यानी कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आकर खड़ी हो जाती हैं जिनका सामना करना कभी कभी हमारे लिए मुश्किल सा हो जाता है। और इसी चक्कर में आकर हमसे कुछ बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं या कोई ऐसा बड़ा कदम हम उठा लेते हैं जहां से वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि उसका खामियाजा कब और किसको भुगतना पड़ जाए। तो कुछ ऐसा ही इस कहानी में एक महिला के साथ होता है जो अपने बेहतर जीवन की तलाश में एक ऐसे सफ़र पर निकलती है कि एक दिन उस महिला की अचानक ही मौत हो जाती है और उसका वो बेहतर सफ़र वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन पुलिस जब उस महिला के सफ़र की कहानी सुनती है तो उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये महिला कौन थी और ऐसा इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तो देखिए, अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है, आपको ये कहानी पूरी हैरान कर सकती है। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना का ताल्लुक़ है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद की ये कहानी है। गाज़ियाबाद यहाँ एक थाना पड़ता है विजयनगर, और विजयनगर के ही इलाके में सिद्धार्थ विहार वृंदावन एक्सलेव कॉलोनी की रहने वाली एक महिला भव्य शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, और इसके पति जिसका नाम विनोद शर्मा, और इनका एक 8 साल का बेटा जिसका नाम आदिल था। आदिल नाम सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी हुई होगी, तो इसका खुलासा भी आगे कहानी में होगा। तो ये एक छोटा सा परिवार था इसी वृंदावन एक्सलेव कॉलोनी में। पिछले लंबे समय से अपना जीवन एक साथ ये लोग बिता रहे थे, और भव्य शर्मा जो कि एक मेडिकल में काम करती है और ये अक्सर अपने काम को लेकर इधर उधर घूमती है, और इसको दवाओं की सप्लाई के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। तो जबकि उसका पति विनोद शर्मा वो कोई काम नहीं करता था, इसलिए वो अकेले ही महिला काम करके अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाती थी और सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। और एक दिन क्या होता है कि 25 दिसंबर 2022 को भव्य शर्मा जब अपना काम निपटाकर जबलपुर से वापस अपने घर पर लौट रही थी, तो 26 दिसंबर 2022 की सुबह में अचानक उसकी मौत हो जाती है। और विनोद शर्मा तुरंत इस बात की खबर अपने सभी रिश्तेदारों और पत्नी के मैके वालों को देता है। साथ ही साथ इस बात की खबर विजयनगर थाने में भी देता है। तो पुलिस भी तुरंत भव्य शर्मा के घर पहुंच जाती है, और पहुंचकर वहां का सारा मंजर जब अपनी आंखों से पुलिस देखती है तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भव्य शर्मा जो कि अपने ही कमरे में अपने बेड पर मरी हुई पड़ी है। अब पुलिस सोचने लगती है कि आखिर इसके साथ ऐसा कौन सा बड़ा हादसा हुआ और कौन व्यक्ति उसको घर के अंदर ही घुसकर मार गया, क्या बड़ी वजह हो सकती है। और जब इसी बात पर पुलिस उसके पति से पूछताछ करती है, सब कुछ जानने की कोशिश करती है,
तो उसका पति, जो कि अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, तो वो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। और यही सब देखते हुए पुलिस सबसे पहले भव्य शर्मा की लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, ताकि रिपोर्ट आने के बाद वो कोई कदम उठा सके। लेकिन होता क्या है कि जब तक रिपोर्ट आने में वक्त था, तब तक वो विनोद शर्मा से उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करते हैं। तो विनोद शर्मा बताता है कि दरअसल मेरी पत्नी शराब की आदी हो चुकी थी। वो रात में रोज़ाना काफ़ी मात्रा में शराब पिया करती थी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन जैसे ही भव्य शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उससे एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है भव्य शर्मा की शराब के कारण नहीं, बल्कि पेट में चाकू लगने की वजह से मौत हुई है। और जब इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस वाले जब रिपोर्ट को देखते हैं, तो उनका माथा खटक जाता है और उनके मन में काफ़ी सवाल आने लगते हैं कि आखिरकार भव्य शर्मा के पति विनोद शर्मा ने हमसे झूठ क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कहीं उसका ही हाथ तो नहीं है। यही जानने के लिए अब पुलिस तुरंत विनोद शर्मा को अपनी कस्टडी में लेती है और सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है। तमाम तरह के सवाल विनोद शर्मा से पूछे जाते हैं। तो विनोद शर्मा अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और जब ये पूरी कहानी वो पुलिस को बताता है, तो उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि विनोद शर्मा बताता है मेरी पत्नी का नाम भव्य शर्मा तो है, मगर वो उसका असली नाम नहीं है, क्योंकि वो एक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम लड़की है। उसको मैंने ही हिंदू नाम दिया था ताकि वो मेरे साथ रह सके और लोग भी उसे अपना सकें, किसी को पता ना चले कि ये एक मुस्लिम लड़की है, क्योंकि अगर इस बात की खबर किसी को भी हो जाती तो शायद ही हमारे इस रिश्ते को मंजूरी मिलती। और साथ ही वो बताता है कि ये भव्य शर्मा बिहार के सीतामढ़ी के इलाके की रहने वाली है, जिसका असली नाम बेबी होता है। बहुत साल पहले की बात है कि बेबी का पूरा परिवार इसी सिद्धार्थ विहार में आकर बसता है और सन 2004 में ये भी इसी दिल्ली में रहने वाले योगेंद्र कुमार से लव अफेयर शुरू कर देती है और योगेंद्र कुमार के और इसके भव्य के रिश्ते बन जाते हैं, प्यार हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने आशिक योगेंद्र कुमार से लव मैरिज कर लेती है। लेकिन बेबी जब योगेंद्र कुमार से लव मैरिज करती है, तो शादी करने के बाद वो तुरंत ही अपना नाम बदलकर अंजलि रख लेती है और फिर अपने पति योगेंद्र कुमार के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 13 सालों तक ये दोनों साथ में ही रहते हैं और इन 13 सालों में उनका एक बेटा भी होता है, जिसका नाम निहाल होता है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। मगर अंजलि अपने परिवार के साथ रहते हुए भी इसी दिल्ली के रहने वाले दूसरे व्यक्ति अनीस के साथ भी कुछ अवैध संबंध बनाती थी, यानी वो उससे भी अपना लव अफेयर शुरू कर देती है। और देखते ही देखते अंजलि अनीस के इतने करीब आ जाती है कि एक दिन वो फैसला लेती है कि अपने पति योगेंद्र कुमार को छोड़ देगी, उससे डिवोर्स लेकर फिर अनीस से निकाह करेगी। और ऐसा ही होता है, वो अपने पति को छोड़कर अनीस के पास जाती है। लेकिन अनीस से जब वो निकाह करती है, तो तुरंत निकाह के बाद वो अपना नाम फिर से बदलकर अंजलि से अफसाना रख लेती है। लेकिन अनीस इस बात से बेखबर था, उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं बताती और वो अपने बेटे को भी अपने पहले ही वाले पति के साथ छोड़कर आ जाती है। और इसके बाद अब ये अपना नया रिश्ता शुरू करती है और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और लगभग 2 साल तक उसके साथ भी ये रिलेशनशिप में रहती है और फिर अनीस के साथ भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और अब इन 2 सालों में उसका एक और बेटा होता है। काफ़ी वक्त बीत जाता है और अब बेटे की उम्र भी समय के हिसाब से 8 साल की थी। तो फिर वो कुछ नया करने की सोचती है, यानी कुछ समय बाद अनीस के साथ रहते हुए भी अफसाना फिर से गुड़गांव के रहने वाले एक विनोद शर्मा के साथ मिलकर लव अफेयर शुरू करती है। अब देखिए, ये समझ से बाहर था कि आखिरकार वो इस तरह का खेल अलग अलग मर्दों के साथ क्यों खेल रही थी, अलग अलग नाम रखकर लोगों से शादियां क्यों रचा रही थी। क्या उसका एक पति से मन नहीं भरता था? क्योंकि जब भी वो नए मर्दों से संबंध बनाती थी,
उनसे अगर उसका कोई बेटा पैदा होता था तो फिर उसके बाद वो अपने पति को छोड़ दिया करती थी। और आपको बता दें, ऐसा ही एक दिन और होता है जब वो गुड़गांव किसी काम के लिए आती है तो उसकी मुलाकात विनोद शर्मा से होती है। दोनों की दोस्ती बढ़ती है और समय रहते कब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। और फिर से वो फैसला लेती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी विनोद शर्मा के साथ बिताना चाहती है। और ठीक वैसे ही वो पहले की तरह दूसरे पति के साथ भी यही ड्रामा करती है और वो अनीस से भी डिवोर्स लेकर उसे बीच रास्ते पर ही अकेला छोड़ देती है। उसके बाद अब शादी करती है विनोद शर्मा से। और यहाँ पर जब वो शादी करती है तो वो तीसरी बार फिर से अपना नाम अफसाना बदलकर भव्य शर्मा रख लेती है। और देखिए, इस बार जब वो विनोद शर्मा के पास जाती है तो वो साथ में अपने बेटे आदिल को भी लेकर जाती है। उसे वो वहाँ नहीं छोड़ती और उल्टी सीधी कहानियाँ बताकर विनोद शर्मा से अपने बेटे को भी अपनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें मेरे बेटे को भी अपनाना होगा। और होता क्या है कि विनोद शर्मा उसकी बातों में आ जाता है और राज़ी हो जाता है और वो उन दोनों को अपना लेता है। तीनों का छोटा सा परिवार बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताता है। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये होती है कि भव्य शर्मा विनोद शर्मा से शादी के बाद भी अनीस को नहीं भूलती, यानी कुछ आदतें और कुछ बातों की वजह से वो उसको भुला नहीं पा रही थी। और जब भी उसे मौका मिलता था वो अनीस से बात किया करती थी, छुप छुप कर फ़ोन पर बात करती। और एक दिन इस बात की खबर विनोद शर्मा को लगती है जब वो अनीस से बात करते हुए उसको अपनी आंखों से देख लेता है। विनोद शर्मा इस बात का विरोध करता है और पहले तो उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता है कि जब हम दोनों की शादी हो गई है तो अब तुम दोबारा इस अनीस से क्यों बात करना चाहती हो। काफ़ी समझाने के बावजूद भी भव्य शर्मा अनीस से बातचीत करना बंद नहीं करती। और एक दिन भव्य शर्मा अनीस से सारी बातें बता देती है कि अक्सर इसी बात को लेकर मेरा पति विनोद शर्मा मुझसे झगड़े करता है। वो मुझे तुमसे बात करने के लिए रोकता है। और ये सब सुनकर अनीस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर इसी गुस्से में वो विनोद शर्मा को फ़ोन मिलाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है कि तुम गाज़ियाबाद छोड़कर यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से मैं मिटा दूंगा। जान से मारने की धमकी उसे देता है और कहता है कि भले ही तुम्हारी शादी भव्य से हो गई हो लेकिन वो प्यार अभी भी मुझसे ही करती है। बस इतना कहना था कि विनोद शर्मा भी उसकी सारी बातें फ़ोन पर सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और ये सोचने लगता है कि मेरी पत्नी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगर समाज में ये बात बाहर आई कि मेरी पत्नी मेरे साथ होते हुए भी कई और गैर मर्दों से बातचीत करती है या संबंध बनाती है, उनके साथ लव अफेयर चालू रखती है, तो मेरी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। और यही सब सोचकर एक दिन वो फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी को ज़िंदगी के रास्ते से हटा देगा। और ठीक वैसा ही 25 दिसंबर को भव्य शर्मा जबलपुर से जब अपना काम निपटाकर सुबह सुबह अपने घर पर वापस आती है तो विनोद शर्मा अपनी प्लानिंग के आधार पर सबसे पहले तो बहुत सारी शराब की बोतलें पहले से ही लाकर रख लेता है। और जब सुबह सुबह भव्य शर्मा घर पर पहुंचती है तो वो दोनों एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद शराब पीना शुरू करते हैं। लेकिन विनोद शर्मा जैसा उसने सोचा था कि उसको जो है वो शराब कम पीनी है लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी को पिलानी है, तो वो ऐसा ही करता है। सुबह से लेकर शाम तक वो दोनों शराब पीते हैं और भव्य शर्मा इतनी ज़्यादा शराब पी लेती है कि उसे होश ही नहीं रहता और नशे में धुत होकर वो अपने बेड पर जाकर सो जाती है। इसके बाद जब उसका बेटा आदिल स्कूल से घर वापस आता है तो विनोद शर्मा अपने बेटे को कुछ पैसे देकर ये कहता है कि बेटा तुम बाहर जाओ, कुछ खिलौने लेकर आओ, फिर घर आकर मेरे साथ तुम खेलना। और बेटा इतना कहते ही तुरंत बाहर चला जाता है और उसके बाद विनोद शर्मा अपने काम को अंजाम देता है। वो अपने ही घर में रखे हुए सब्जी काटने वाले चाकू को अपनी पत्नी के पेट में बुरी तरह से घोंप देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की तुरंत ही मौके पर मौत हो जाती है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में थी और इसी वजह से वो चीख पुकार भी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं चलता, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। और इसके बाद विनोद शर्मा उसके शरीर से सारे कपड़े उतार कर धोता है
और बाहर ले जाकर सूखने के लिए धूप में डाल देता है। और इतनी सफाई से वो इस कत्ल को अंजाम देता है कि उस पर कोई शक ही ना हो, ना तो कपड़ों से शक हो या किसी और चीज़ से शक हो या पुलिस के हाथ कोई भी सबूत लगे। तो इसलिए वो उस बेड की चादर तक को बदल देता है और उसके शरीर पर भी जितना खून लगा होता है उसको साफ करता है। फिर उसकी बॉडी को काफ़ी अच्छी तरह से दूसरे कपड़े पहनाकर बेड पर छोड़ देता है। और बाद में जब उसका बेटा बाहर से घर में आता है तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुम अंदर कमरे में जाकर खेल लो, मम्मी थकी हुई हैं और वो बाहर से आई थी, इसलिए शांति से उन्हें सोने दो। और बच्चा कमरे में जाकर सो जाता है और साथ साथ ये भी बच्चे के पास जाकर सो जाता है। और जहाँ एक तरफ भव्य शर्मा की बॉडी पूरी रात उसी बेड पर पड़ी रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ विनोद शर्मा अपने बेटे के साथ चैन की नींद सोता है। और अगले दिन सुबह होती है, यानी 26 दिसंबर 2022 को वो अपनी पत्नी के कत्ल होने का ड्रामा करता है। और यही खबर सभी रिश्तेदारों में और अपने ससुराल में फ़ोन लगाकर देता है कि भव्य शर्मा इस दुनिया में नहीं रही। और बाद में पुलिस को खबर देता है। इतना बड़ा षड्यंत्र वो अकेला ही रचता है। और देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसी बीच एक और बात पता चलती है कि जब विनोद शर्मा अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाता है तो उससे पहले भव्य शर्मा का जो बेटा पैदा हुआ था, वो बेटा उसका सर्जरी से पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट में पहले से ही एक निशान था। और उसी निशान पर विनोद शर्मा ने चाकू से वार किया था और उसने वहीं पर दोबारा से टांके लगा दिए थे, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी अगर वो इस तरह से अपनी पत्नी का कत्ल करेगा तो किसी को ये बात मालूम नहीं होगी, और अगर किसी को मालूम भी हुई तो मैं ये बात कहकर अपना पीछा छुड़ा लूँगा कि इसका जो ऑपरेशन हुआ था ये उसी का निशान है। लेकिन विनोद शर्मा को ये पता नहीं था कि जुर्म काफ़ी दिन तक पुलिस की पकड़ से बचा नहीं रह सकता। जो गलती उसने की थी, जो गुनाह उसने किया था, उस गुनाह की सज़ा एक ना एक दिन उसे ज़रूर मिलेगी। और आखिरकार जब पूरी कहानी विनोद शर्मा पुलिस वालों को अपनी ज़ुबानी बताता है तो उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार भव्य शर्मा अपने जीवन में चाहती क्या थी। ये सच वो जान ही नहीं पाए, क्योंकि कोई भी इस भव्य शर्मा उर्फ बेबी को इतनी गहराई से नहीं जान पाया जिससे उसके बारे में या उसकी ज़िंदगी के बारे में वो पता लगा सके कि ऐसी क्या वजह थी जो उसने अपनी ज़िंदगी में इतने मर्दों से शादी की और किसी के साथ वो अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पाई। और हद से हद वो 2-4 साल 10 साल अपने पति के साथ रहती और उसके बाद वो उससे अलग हो जाती। उसकी सोच क्या थी ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। अपना नाम बदलकर उसने इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ खेला। हालांकि अब तो पुलिस ने विनोद शर्मा के खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कोई कितना भी सच पर झूठ का पर्दा डाले, वो एक ना एक दिन हट ही जाता है। हालांकि देखिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको सचेत करना है, जागरूक करना है, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी वैसी घटना होती है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो की रिसर्च में एक कहानी को एक्सप्लेन करने में काफ़ी वक्त लगता है, लगभग 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। तो आप हमारी मेहनत को कामयाब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके पूरी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।